अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन से पहले जहां एक तरफ कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ पीटीआई के केसेस पर अदालती फैसले भी सामने आ रहे हैं। और कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालती फैसलों के हवाले से मायूस कुन था जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई का फैसला कलअदम करार देने की अपील मुस्तरद की, जिसके बाद बानी चेयरमैन की नाअहली बरकरार है और उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने के इम्कान तकरीबन खत्म हो गए हैं। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालती फैसलों के हवाले से रिलीफ का दिन साबित हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली है और इसके साथ साथ अदालत ने इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ्फुज़ात दूर करने का हुक्म भी जारी किया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइफर केस में एक बड़ा रिलीफ दिया है, जिसमें उन पर सजाए मौत या उम्र कैद की तलवार लटक रही थी। साइफर केस में बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की जमानत के तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया है कि बानी पीटीआई ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया, ऐसे शवाहिद नहीं है। अदालत ने यह भी लिखा कि फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। अदालत ने करार दिया है कि बानी पीटीआई जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो ट्रायल कोर्ट उसे मनसूख कर सकती है। अदालत ने जमानत के तहरीरी फैसले में मजीद लिखा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53B के जुर्म का इर्तिकाब होने के शवाहिद नहीं है। अहम बात यह है कि तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने लिखा है मुल्जिमान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुर्म के इर्तिकाब के लिए मजीद इंक्वायरी के हवाले से मुनासिब शवाहिद हैं। मजीद तहकीकात का फैसला ट्रायल कोर्ट शवाहिद का जायजा लेने के बाद कर सकती है। फैसले में करार दिया गया है कि अदालत के सामने पेश शवाहिद ये साबित करने के लिए नाकाफी है कि बानी पीटीआई ने साइफर का मतन इस नीयत से पब्लिक किया जिससे किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा हो, और ना ही किसी दिफाई तनसीबात या मामलात से मुतालिक मालूमात पब्लिक की और ना ही हसास मालूमात आगे फैलाई। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट साइफर ट्रायल से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वाइस चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली है। आज होने वाले साइफर केस की समाअत के दौरान अदालत ने केस के मेरिट पर प्रोसिक्यूशन से सख्त सवालात किए और अहम ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स भी दिए। अहम बात यह है कि प्रोसिक्यूशन अदालत को इन सवालात पर मुतमईन नहीं कर सकी, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट की जमानत की मंजूरी के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आज सरकार साबित नहीं कर सकी कि यह सजाए मौत का केस है और अब अदालत के रिव्यू के बाद ट्रायल में साइफर केस संभालना प्रोसिक्यूशन के लिए मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये चीज़ आज ऑब्जर्व की कि ये इस केस में साइफर डॉक्यूमेंट कभी बाहर गया ही नहीं है। बार बार आज जिसको प्रोसिक्यूशन से कन्फ्रंट किया गया कि वो फॉरेन पावर बताएं जो मुस्तफीद हुई, जिसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तीनों जजेस ने यूनानिमसली उस केस को भी मुस्तरद किया। आज सरकार ये साबित नहीं कर सकी कि ये सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली। साइफर केस की हवा निकल चुकी है और आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। ऐसे व्यूज़ एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ गए जिनको अब ट्रायल में संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना था कि साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकल गई। आज समाअत के दौरान जजेस की जानिब से अहम सवालात भी पूछे गए और अहम ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई। आज जस्टिस अतर मुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि असल साइफर वजारत खारजा में है और अगर वहाँ से वो बाहर निकला है तो दफ्तर खारजा का ये जुर्म बनता है। और ये भी उन्होंने कहा कि साइफर किसी भी सूरत में अवाम में ज़ेर बहस नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर यह पूछा कि पाक अमरीका ताल्लुकात ख़राब होने से किसी और मुल्क को फ़ायदा पहुँचा है, इसकी तफ्तीश कैसे की गई और ताल्लुकात ख़राब करने का तो FIR में जिक्र भी नहीं है। इसके अलावा आज जस्टिस अतर मुल्ला ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की गुमशुदगी पर भी सवालात किए। इस केस के अलावा, साइफर केस के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम केस की समाअत की है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन पे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया गया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि तमाम पार्टीज़ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इस समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और तहरीक इंसाफ की वक्त की मुलाकात भी हुई और तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने मीडिया से गुफ्तगू में यह बताया है कि हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जान दहानी करवाई गई है कि जो उनके शिकायत हैं उनका अजाला किया जाएगा।
इलेक्शन कमीशन ने हमें तहम्मुल मिजाजी से सुना, हमारे मसाइल नोट किए और यकीन दिलाया है कि जिन जिन हलकों में जिन कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती हुई है उनका इजाला किया जाएगा। और ये वादा किया है कि जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो सारे रिड्रेस होंगे और जिन रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कोई सहूलतकारी की है उन सब के खिलाफ एक्शन होगा और उनको तब्दील भी कर दिया जाएगा। डीसीपी से हमारा यही मुतालबा है कि हमारे तमाम लोगों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। जो बात हुई वो सारी हमने बता दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात ही जिस तरह वो सारी गुजारिशात बता दी। अगर ना हुआ 2 दिन है हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट दायर करेंगे। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने कहा जो केस था साइफर का, उसके गुब्बारे से आज हवा निकल गई है। ये ऑब्जर्वेशंस और फैसले में ये बात तो सामने आई है कि जो ये कहा जा रहा था कि ये 14 साल की उम्र कैद हो सकती है या फांसी की हो सकती है, उनके हवाले से तो कहा है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन हमें नहीं नजर आई, उसके कोई शवाहिद ऐसे नहीं है जिससे ये कहा जा सकता हो कि किसी फॉरेन पावर को फायदा पहुंचा हो या डिफेंस से रिलेटेड कोई ऐसा मटेरियल हो जिसको डिस्क्लोज किया गया हो या जो साइफर कोड से रिलेटेड मामला है उसको पब्लिक किया गया हो। लेकिन बहरहाल अदालत ने कहा है कि ये टेंटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं और इतने शवाहिद मौजूद हैं कि जो इंक्वायरी और तहकीकात है ट्रायल कोर्ट उसको जारी रख सकता है। देखिए, आज 3 रुकनी बेंच ने इस पर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में साइफर का इशू, आज इस पे एक बड़ी जामे और बड़ी मुफस्सल हेयरिंग हुई और दोनों पार्टीज को बहुत पेशेंट हेयरिंग दी गई, हमें भी दी गई और सरकार को भी दी गई। तकरीबन 2-2.5 घंटे ये केस इमरान खान साहब की तरफ से और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से आर्ग्यू हुआ और तमाम एविडेंस, बिकॉज ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला था और पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे हुआ है कि एक साबिक वजीर आजम और एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है और वो भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में, जो कि रिजर्व किया जाता है बहुत सीरियस प्रोसिक्यूशंस के लिए। और अमूमन ऐसी प्रोसिक्यूशंस होती हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जहां पर किसी आर्म्ड फोर्सेस के किसी नुमाइंदे ने या किसी शहरी ने पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ किसी दुश्मन मुल्क के साथ कोई सीक्रेट शेयर किया हो। ये बेसिक जो आज हेयरिंग थी वो सारी इस इशू के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती रही कि पहले तो ये बताएं कि कौन सा ऐसा सीक्रेट था जिसे इमरान खान ने दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ फॉरेन पावर यूज किया। वो फॉरेन पावर बता दें और वो बेनिफिट बता दें जो दिया गया। एक बात। दूसरा जो आज अहम नुक्ता जो उठा कि ये साइफर तो ओरिजिनल ये तो है ही इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के पास, तो एट बेस्ट इसकी 4 कॉपियां बनती हैं और ओरिजिनल कोडेड मैसेज जो है वो तो फॉरेन ऑफिस के पास महफूज है और ना ही साइफर सिक्योरिटी सिस्टम किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ना ही उसको किसी तरीके से वायलेट किया गया है। तो इस पर भी मुतमईन करें कि ये कैसे साइफर इसको ट्रीट किया जाए, इस खत को या इस पैराफ्रेज को जो दिया जाता है। देखें, साइफर केस 15 अगस्त पिछले साल से इसने बड़ी हाइप पकड़ी रखी, क्योंकि मैं समझता हूं लोगों को ये हाइपर टेक्निकल प्रोसिक्यूशन की समझ नहीं आ रही थी, तो एक अच्छा मौका मिल रहा था इसको घुमाने का, जिसके ऊपर ट्रायल कोर्ट भी आपको मालूम है कि बहुत जल्दबाजी में एविडेंस रिकॉर्ड कर रही है कि किसी तरीके से इलेक्शन से पहले कन्विक्शन हो जाए। और जो सबसे जो ट्रायल कोर्ट ने एक अपना माइंड डिस्क्लोज किया कि ये जुर्म सजाए मौत का जुर्म है या उम्र कैद का जुर्म है, इसको आज प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट की कंबाइंड विजडम 3 वेरी सीनियर एक्सपीरियंस जजेस ने, उन्होंने कहा आप इस कानून को पढ़ें, इस कानून में आप ये कैसे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि ये जुर्म सजाए मौत का जुर्म है या उम्र कैद का जुर्म है। वो सेक्शन का तो इतलाक ही नहीं होता। यहाँ पर जो ऑफेंस के जुर्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो ये सामने आते हैं। आजम खान साहब उसको और रिस्पॉन्स। अच्छा सलमान सफदर साहब, आपकी आवाज जी फरमाइए, शायद आवाज क्लियर होगी। 2-2.5 महीने वो अगवा रहते हैं और अगवा रहने के बाद वो आके एक बयान दे देते हैं जिसमें वो सारी जिम्मेदारी इमरान खान साहब को
के ऊपर डाल देते हैं। सो ओवरऑल बहुत मौका मिला कि वो अपना केस संभालें। मुझे सिर्फ ये बताइएगा सलमान साहब कि यही मामला जो जमानत का मामला है वो गया था पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां पे आप लोग पेश हुए, वहां पे प्रोसिक्यूशन पेश हुई। क्या वजह है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आपने मुतमईन कर दिया कि शवाहिद नहीं है और प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी कि उनके शवाहिद इतने स्ट्रांग है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कामयाब हो गई थी, आप लोग नाकाम हो गए थे अपना केस लड़ने में? देखें, अपील कोर्ट्स होती इसलिए हैं कि अगर किसी मातहत अदालत से आपको इंसाफ ना मिले, और ये इट्स एन ओपन सीक्रेट, इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी भी किस्म का कोई भी रिलीफ नहीं मिला, बनती भी रिलीफ उनको नहीं मिली। इमरान खान साहब खुद भी ओपनली अपना अदम एतमाद जो चीफ जस्टिस साहब से भी दरखास्त कर चुके हैं कि वो बराए मेहरबानी उनके केसेस ना सुने, मगर उसके बावजूद वो उनके केसेस सुन भी रहे हैं और उस पर फैसले भी आ रहे हैं, और इमरान खान साहब को उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल रही। जैसे कि मैं समझता हूं कि कल वाला फैसला भी जो है, जिसे आपने कहा कि कल उनको इंसाफ नहीं मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, तो मेरा ख्याल है इसी में सारी बात छुपी हुई है कि जो मामला हाई कोर्ट से निकल के, या जैसे कहेंगे हाई कोर्ट के चुंगल से निकल के जो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, उसको 2 मिनट लगेंगे उसको उसमें रिलीफ मिलने में, क्योंकि केसेस बेसिकली खोखले हैं। आज का फैसला आप देखें कि जस्टिस अतर मनिल्ला ने बड़ी जबरदस्त अप्रोच ली। उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का हेड है और हम चाहते हैं कि जेन्युइन इलेक्शंस हों। द टर्म यूज्ड वाज जेन्युइन इलेक्शंस, जो उन्होंने अपने फैसले में लिखी भी। सो जेन्युइन इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात हो रही है, तो जेन्युइन इलेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है कि इन लोगों को, जो कि फ्लाइट रिस्क नहीं है और प्रिमा फिशाए बज़ाहिर बादियों नजर में इनके खिलाफ कोई सबूत भी हमें नहीं नजर आ रहा कि इन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम किया, और आप हमें मुतमईन भी नहीं कर सक रहे, तो हम क्यों ना इनको जमानत पर रिहा करें कि ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, इलेक्टोरल प्रोसेस और ये बताइएगा, क्योंकि आज एक और पिटीशन भी कल दायर की गई, आज आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर करें, आज ही इसी बेंच ने समाअत के लिए मुकर्रर की डायरेक्शन भी दे दी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को कि तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। तो क्या कितनी यकीन दहानी हुई है और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बहरहाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की है, और हर जगह जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट माइक्रो मैनेज तो नहीं करेंगे कि किस शख्स के कागजात छीन लिए गए हैं, किस शख्स को पेपर दायर नहीं करने दिए जा रहे, कैसे कितनी तवक्को है कि रवैया बदलेगा इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की? स्क्रूटनी वो ज्यादा होगी। मुझे ये बहुत अपहिल्ड और बड़ा चैलेंजिंग टास्क लग रहा है, और ये साइफर की हेयरिंग के दौरान पीटीआई का जो पॉलिटिकल जो विंग है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ली, क्योंकि कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब ही इस केस की समाअत कर रहे थे आज, मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और उन्होंने साइफर की हेयरिंग के दौरान अपनी दरखास्त पेश की कि हमें इलेक्शंस में ये दिक्कत है और आप चीफ जस्टिस हैं, छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, अदालतों में बहुत लिमिटेड काम लग रहा है। सो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और बेंच की तवज्जो ली, और उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस मुकदमे में हो क्या रहा है। जबकि इस केस में भी देख लें, साइफर में भी शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं, इमरान खान साहब भी जेल में हैं, और कोशिश यही है कि वो जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते तब तक उनको जेल में ही रखा जाए। सो ये जो एप्लीकेशन आई, इसकी जो टाइमिंग थी, या दैट मेड सेंस टू द जजेस कि ये क्या कह रहे हैं, सो उन्होंने उसी वक्त उसकी हदायत दी, बीइंग द चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आप हमारे पास लाएं। अब ये मैं सलमान साहब यहाँ पे भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, माइक्रो मैनेज नहीं हो सकता। आप खुद कह रहे हैं मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो जजेस जो है वो 2 मिनट में केस की मेरिट को देख के फैसला कर लेते हैं, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। फिर भी मैं देख रहा हूँ एक कैंपेन बाकायदा जजेस के, मुख्तलिफ जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट के हो, सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके खिलाफ चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें बाज अकाउंट्स जो है वो, बल्कि बहुत सारे अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। जैसे आज आपने बात की, सरदार तारिक मसूद ने फौरन आपका केस टेकअप कर लिया, लेकिन जब मिलिट्री कोर्ट का केस हुआ था और वो दूसरी बेंच का हिस्सा थे तो उस वक्त उन पर तनकीद का सामना हुआ। कभी अतर मिनुल्लाह साहब पे तनकीद का सामना हो रहा होता है कि वो बेंच पे क्यों नहीं बैठते, और फिर आज उनकी पजीराई हो रही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जस्टिस काजी फाइज ईसा आने के बाद भी आप देखें तो साइफर केस में आपको रिलीफ मिला, इलेक्शन डेट पीटीआई की पिटीशन थी, वहां डेट फाइनलाइज हो गई,
आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से फौरी तौर पे केस मुकर्रर कर लिया गया। मिलिट्री कोर्ट में पहले बेंच ने जो है वो आपकी पिटीशन के हक में फैसला दिया, बाद में अपील में जो है वो कहा कि ट्रायल को कंटिन्यू रखा जा सकता है, लेकिन फैसला बहरहाल नहीं दिया जा सकता। तो सुनवाई तो आपकी हो रही है, फिर क्यों ये इतनी कैंपेन और इतना वावेला मचाया हुआ है कि हमें तो सुना ही नहीं जा रहा? जब आप पिटीशन लेके जाते हैं सुनवाई हो जाती है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट हर मामले में खुद सुमोटो लेती रहेगी। शहजाद साहब, मैं किसी हद तक तो आपकी बात कर सकता हूं, नॉट कंप्लीटली। आप ये देखें कि माजी में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी। एज स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपसे शेयर, आपकी आवाज सलमान साहब जी 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 दोबारा फरमाइएगा जी। ऐसे मुकदमे आए माजी में, मगर 70s में, आज से 30 साल पहले के मुकदमे, जहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी हेड के ऊपर या किसी पॉलिटिशियन के ऊपर 15 या 17 या 18 मुकदमे होते थे, तो विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन वन जज वुड जस्ट क्वाश ऑल द प्रोसीडिंग्स। मगर ये बात इस वक्त अफसोस की बात है कि तकरीबन 15-16 महीने से जो चल रहा है उस पर रिपीटेड पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के आगे आई, मगर उनमें कुछ नहीं किया गया। बट आई एग्री विद यू कि सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलती है, ये लोगों की, या सोशल मीडिया पे लोगों की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को उनको इस तरह स्कैंडलाइज किया जाए या उनके खिलाफ इस तरह ट्वीट्स की जाएं। ये दिन ब दिन दिस इज गोइंग अनब्राइडल्ड, और इसका चेक एंड बैलेंस इसका होना चाहिए और लिमिट्स होनी चाहिए। लगता है कि स्ट्रेटजी है कि जजेस को प्रेशराइज करके रखें ताकि वो हमारे हक में फैसले दें। कानून बनने चाहिए, प्रोसिक्यूशंस होनी चाहिए, पकड़े जाना चाहिए। ये साइबर क्राइम किसी जज के हवाले से आपके तहफ्फुज़ात हैं तो कानूनी तरीका है। जैसे आप कह रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने बाकायदा कहा है कि वो नहीं एतमाद कर सकते और वो बेंचेस पे ना बैठे। कानूनी तरीका है, वो जज की मर्जी है, फिर वो आपके एतराज को सुने या ना सुने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इस तरह। वेलकम बैक नाज़रीन। आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को साइफर केस में रिलीफ तो मिल गया है, उनकी जमानत मंजूर हो गई है, लेकिन सवाल फिर भी यही है कि क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान को जेल से रिहाई मिल सकेगी? और इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल का जो फैसला था उससे अब ये इम्कानात है कि इमरान खान इलेक्शन तक नाअहल रहेंगे। इसके अलावा एक अहम मामला ये भी है जिसका फैसला अब तक नहीं हुआ है कि क्या पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड था कि आज फैसला आ जाएगा, लेकिन अब तक ये फैसला नहीं आया है। और इसके अलावा 2 दिन पहले इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन के साथ जो बदसलूकी हुई, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, फिर हुकूमत की जानिब से मुतज़ाद बयान सामने आते रहे कि उनको रिहा कर दिया गया है, और फिर खवातीन और बच्चों को कल ज़बरदस्ती बस में डाल के इस्लामाबाद से बाहर भेज दिया गया। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर ने। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें शो पर ज्वाइन किया। हामिद साहब, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो अदालती फैसले उस हवाले से कोई अच्छा दिन नहीं था। कल जो तोशाखाना की अपील थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन को रिलीफ मिलता नजर आया है सुप्रीम कोर्ट से। एक तो उनकी जो जमानत थी उसकी इस्तदा मंजूर कर ली, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जमानत की इस्तदा मंजूर हो गई है, और जो उनके लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला था उस पर भी आज ही समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिए हैं कि आप इनके तहफ्फुज़ात को दूर करें, और वो कह रहे हैं पीटीआई वाले के इलेक्शन कमीशन ने हमसे यकीन दहानी की है। आपको क्या लग रहा है कि आज के जो फैसले हैं उससे कितना फायदा मिल सकता है तहरीक इंसाफ को? देखिए, तहरीक इंसाफ को इसका बहुत फायदा होगा। एक तो आप देखें कि पूरे इस वक्त पाकिस्तान में जो भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते हैं तो या तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या रिटर्निंग अफसर जो है वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, अंदर से कुंडी लगा लेता है, या कागजात नामजदगी छीन लिए जाते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, खास तौर पे पंजाब में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो बड़ा एक मोरल डाउन था तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। तो इस सूरत हाल में जब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, और खास तौर पे जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो नोट लिखा है, तो मेरा ख्याल है कि इसका बहुत सिर्फ तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं है, मैं ये समझता हूं कि इसका पाकिस्तान में उन तमाम लोगों को फायदा है जो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। तो इसको आप सिर्फ इस एंगल से ना देखें कि तहरीक इंसाफ को फायदा। मेरा तो तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, और शायद तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के मेरे बारे में बड़े कंसर्न्स हैं, मेरे उनके बारे में बड़े कंसर्न्स हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा फैसला है, और इससे ये तासुर खत्म करने में काफी मदद मिलेगी जुडिशरी को कि वो बिल्कुल बेख्तियार है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह 2018 में एक फैसला कर लिया गया था पहले से
कि इमरान खान को वजीर आजम बनाना है और फिर तमाम रियासती मशीनरी ने जोर लगा के इमरान खान को वजीर आजम बना दिया, तो अब यह तासुर है कि ये तमाम रियासती मशीनरी ने पहले से फैसला किया हुआ है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाना है और वो उसको बना के रहेंगे। तो इसमें अगर इमरान खान साहब जो हैं उनको रिलीफ मिला है और वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए और उनको कल कागजात नामजदगी जमा कराने में भी कामयाबी हासिल हो जाती है और उनके बाकी उम्मीदवार जो हैं उनको भी काफी हद तक इसमें कामयाबी हासिल हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान में जो आइन और कानून की बालादस्ती जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को बहुत फायदा होगा। लेकिन आपको लगता है कि हामिद मीर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद नजरसानी करेगा अपने कंडक्ट पर, क्योंकि बहरहाल जिम्मेदारी तो उनकी है कि वो फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, और इस वक्त तो हर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात है कि जिस तरीके से वो इलेक्शन करवा रहे हैं वो फ्री एंड फेयर होते हुए नहीं नजर आ रहे। इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो आपको क्या लगता है कि आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा अहम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली चीजों को माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकता? जैसे अभी आपने कहा कि किसी के कागजात छीन लिए जाते हैं, किसी के कागजात फाड़ दिए जाते हैं, किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ये इस लेवल पे जाके माइक्रो मैनेज तो नहीं कर सकेंगी अदालतें? नहीं, देखे ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं था कि वो प्रेसिडेंट को और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट पे कायल करें या उनमें इत्तेफाक राय पैदा करें, ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया और बड़ा अच्छा काम किया और उनको करना चाहिए था। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत ही गैर मामूली और अनयूजुअल सूरत हाल का शिकार है। तो इस सूरत हाल में बज़ाहिर आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बेख्तियार है और कहता है जी कि इस्लामाबाद का आईजी और डीसी जो है उसको तब्दील किया जाए और वो तब्दील नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पावरलेस क्यों कर दिया गया। अब मुझे बताए ना कि ये जो फैसला है कि इमरान खान की पार्टी जो है उसको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये फैसला जो है ये अब रात शुरू हो चुकी है, तो ये फैसला दिन में आ जाना चाहिए था और अब अभी तक फैसला नहीं आया, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं से दबाव का सामना है, तो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को दबाव से निकालना चाहिए। मीर साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि हमने भी रिपोर्टर्स से भी पूछा कि अभी तक सिंबल के हवाले से फैसला नहीं हुआ, कब तक होगा, तो वो कह रहे कुछ पता नहीं, हो सकता है रात 11-12 बजे जाके ये फैसला आए। क्या फैसला है ये प्रेडिक्ट करना भी इस वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज जो साइफर केस में जैसे फैसला है, वैसे तो ट्रायल कोर्ट इसको जारी रखेगा अपनी तहकीकात को, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन थे वो जजेस के जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी बात होगी कि अगर गैर कानूनी तौर पर कोई वो फैसला देते हैं तो मुमकिन है वो फैसला सुपीरियर कोर्ट से तब्दील हो जाए। फिर देखें, जो आज इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है वो रिलीफ इसलिए मिला है कि जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के बड़े सिंपल सवालात थे, वो उनका जवाब नहीं दे पा रहे थे। जज साहिबान पूछ रहे थे जी कि ये बताएं कि ये जो साइफर आपके ख्याल में डी कोड हुआ है या इसको लीक कर दिया गया है, तो इसका कौन सी गैर मुल्की ताकत ने फायदा उठाया? तो वो कभी कहते थे जी वो अमेरिका के अखबारात को फायदा हो गया है, कभी कहते हैं जी इंडिया में हेडलाइंस लग गई हैं। तो ये तो कोई बात नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपको एविडेंस के साथ कोई चीज बतानी पड़ती है कि जी कौन सी ताकत जो है उसने, कौन सी गैर मुल्की ताकत ने क्या फायदा उठाया। तो एफआईए का जो प्रोसिक्यूटर है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई 7वीं या 8वीं जमात का बच्चा है जो कि किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हथे चढ़ गया और उसको प्रोफेसर साहब के सवालों के जवाब समझ नहीं आ रहे, तो वो कभी कुछ जवाब दे रहे हैं, कभी कुछ जवाब दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे अगर आज इमरान खान को रिलीफ मिला है तो उसकी वजह यह है कि एक तो केस जो है वो बड़ा कमजोर था, केस में कुछ नहीं था। दूसरा, अगर वकील अच्छा होता एफआईए का तो कुछ ना कुछ तो बात करता ना वहां पे, वो वकील के पास तो कहने को कुछ था ही नहीं। तो जज साहिबान वहां पे क्या करें, क्योंकि जज साहिबान जो हैं उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो फैसला लिखना होता है तो उन्होंने भी किसी कानून और कायदे के मुताबिक लिखना होता है। वो क्या लिखते, किस बुनियाद पे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते? तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, उन्होंने इमरान खान को रिलीफ दे दिया। तो लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें लिख दिया है कि जनाब अगर इसको मिसयूज किया गया इस जमानत को तो फिर जो ट्रायल कोर्ट है वो कोई फैसला कर सकती है। तो अभी इमरान खान साहब जो है उनको भी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है अपने फैसले में कि जी उनको इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उनको भी इसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये बात तो साबित होगी ना कि साइफर केस जो है वो बिल्कुल एक बेबुनियाद किस्म का एक झूठा केस था। लेकिन इसके बावजूद, आज इस जमानत के बावजूद इमरान खान आपको नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 2 और केसेस में वो इस वक्त अरेस्टेड हैं
और जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसके बाद ऐसा लगता है कि उनकी नाअहली शायद इलेक्शन तक बरकरार रहे, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तारीख लगेगी, फिर केस की समाअत होगी। देखें, कुछ ये बात तो इस्टेब्लिश होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने साइफर केस में अगर उनको रिलीफ दे दिया है तो इसका मतलब यह है कि जो केस है वो काफी कमजोर है। बाकी जो बात है कि जी वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाते हैं नहीं ले पाते, ये और वो रहा होते हैं या नहीं रहा होते, जाहिर बात है कि 2018 में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया और इमरान खान साहब जो है उनको वजीर आज़म बनाया गया। तो अब वो सारी स्टोरी जो है उसको रिपीट करना है, किरदार तब्दील हो गए हैं। अब नवाज शरीफ की जगह इमरान खान आ गए हैं, इमरान खान की जगह जो है वो नवाज शरीफ साहब आ गए हैं। तो कोशिश तो पूरी की जाएगी कि इमरान खान जो है वो जेल में ही रहें और डिस्क्वालीफाई रहें। लेकिन एक फर्क हमें नजर आ रहा है कि जो 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी और उस सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के फैसले जो है वो नहीं हो रहे थे। उस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस वक्त वन साइडेड फैसले आ रहे थे। इस वक्त जो है पहले मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बेंच बना, उन्होंने जो है मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल को रोक दिया था। फिर साइफर केस में इमरान खान को आज रिलीफ मिला। आज ही इलेक्शंस के लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से समाअत मुकर्रर कर ली गई। फिर जो इलेक्शन की तारीख वाला मामला था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया। तो उस वक्त एक ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड फैसले, अब ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, खासतौर पे जो पीटीआई के कुछ अकाउंट्स हैं, वो बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं जजेस को, तनकीद भी कर रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। देखें, पीटीआई जो है उसको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि उसने माजी में ये जो उनकी जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटी होती है, इसकी वजह से पीटीआई को बहुत नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान को हुआ है। देखें ना, ये जिन लोगों को गालियां देते थे, उनको गद्दार कहते थे, तो वो सारे लोग जो हैं अब उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो इनके साथ गिन गिन के अपने बदले ले रहे हैं। और इन्होंने जो मिलिट्री की लीडरशिप है उसके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया, उसको भी अपने खिलाफ किया। बहुत से जज साहबान जो हैं उनको भी अपने खिलाफ किया। खुद पीटीआई के अंदर कुछ लोग जो हैं उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इनको इस सबक सीखना चाहिए, जो कि अभी तक कुछ लोगों ने सीख लिया है सबक, कुछ लोगों ने सबक नहीं सीखा। तो इनको ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ये वही अतर मिनल्ला साहब हैं जो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो पीटीआई के बहुत से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ब्लॉगर थे, वीलॉगर थे, वो अतर मिनल्ला साहब की बाकायदा कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। मैं नाम ले सकता हूं उन लोगों के जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, लेकिन वो पीटीआई के पेरोल पे थे। मैं लफ्ज पेरोल इस्तेमाल कर रहा हूं, उनके पेरोल पे थे। पीटीआई की जो हुकूमत थी उससे पैसे लेते थे और जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ वीलॉग करते थे। आज उसी जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान को रिलीफ दिया है। तो कम अज कम वो जो वीलॉगर हैं जो कि अभी गिरफ्तार नहीं है और खुलम खुला फिर रहे हैं, उनको कम से कम जस्टिस अतर मिनल्ला से एक सॉरी तो करनी चाहिए, माफी तो मांगनी चाहिए। तो पीटीआई वाले जो है उनको चाहिए कि ये इस तरह जजेस जो है उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें। इन्होंने पहले भी इमरान खान को और पीटीआई को नुकसान पहुंचाया है इस किस्म के रवैये से और आइंदा भी पहुंचाएंगे। मीर साहब, इसके अलावा बलोच मुजाहिरीन का बड़ा अहम मामला है। हमने देखा 2 दिन पहले उनके साथ कैसे बदसलूकी हुई, और कल भी जब हुकूमत ने कहा कि हम इनको रिहा कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको बसों में बिठा के, खवातीन और बच्चों को खासतौर पर बसों में बिठा के बलूचिस्तान भेजा जा रहा था। हमने देखा पहले पुलिस स्टेशन में आप वहां पे मौजूद थे, फिर जब बदसलूकी उनके साथ हो रही थी औरतों के साथ, बसों में उनको जबरदस्ती डाला जा रहा था, आप वहां पर थे और आपसे भी एक पुलिस वाले ने वहां पे बदतमीजी की, बदकलामी की। ये क्या मामला था उस वक्त जो आप उनसे डिस्कस करना चाह रहे थे? देखिए, मैं तो एक अपनी जो खबर है उसको वेरीफाई करना चाह रहा था, क्योंकि कल दोपहर को जब आईजी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह कहा जी कि हमने तमाम बलोच खवातीन और बच्चों को रहा कर दिया है, तो सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब जो हैं उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं खुद विमेन पुलिस स्टेशन में गया तो वहां पे तमाम खवातीन बंद थी, बच्चे भी बंद थे। उसके बाद कल शाम 6 बजे 3 वुज़रा ने आईजी इस्लामाबाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उन्होंने कहा जी कि हमने मुज़ाकरात किए, मुज़ाकराती टीम गई, ये हुआ वो हुआ और हमने तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया। मैंने दोबारा चेक किया विमेन पुलिस स्टेशन के बाहर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे, क्योंकि एक जर्नलिस्ट भी गिरफ्तार हुई थी, सुमैया हफीज। तो मैंने चेक किया कि वो रहा हुई है या नहीं हुई। पता चला कि वो अभी रहा नहीं हुई, शायद थोड़ी देर में रहा हो जाए, लेकिन अभी तक एक भी बलोच औरत और बच्ची जो है उसको रहा नहीं किया गया। तो मैंने 6:30 बजे फेडरल मिनिस्टर फवाद हसन फवाद साहब को फोन किया। मैंने उनको बताया कि फवाद साहब, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम बलोच औरतों और बच्चों को रहा कर दिया गया है, लेकिन वो अभी रहा नहीं हुए। उन्होंने कहा अच्छा, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि औरतें और बच्चे जो हैं वो अभी तक वुमेन पुलिस स्टेशन में डिटेन्ड हैं। तो जब मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो मुझे फिर
एक सहाफी ने फोन किया और उसने कहा जी कि आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन औरतों को कहीं अगवा करके कहीं ले जाया जा रहा है। तो मैं फिर वहां चला गया वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि फवाद साहब कह रहे थे कि जी हमने तो रहा कर दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां पे तो एक तूफान बदतमीजी बरपा था और चीखो पुकार हो रही थी, छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो रो रही थी, पुलिस वाले उनको घसीट घसीट के एक बस में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने देखा एक पुलिस अफसर जो है उसकी शक्ल जानी पहचानी थी और वो जो है बहुत शाउटिंग कर रहा है और बजाय कि मेल पुलिस ऑफिशियल जो है वो औरतों को ड्रैग करें या बस में लेके जाएं, वो भी धक्के दे रहा है साथ में औरतों को। तो मैंने उसकी अपना मोबाइल फोन निकाला, मैंने उसकी फिल्म बनानी शुरू कर दी। जब मैंने फिल्म बनाई तो उसने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की, उसने झपट्टा मारा मुझे। तो मैंने उसको जब रोका, मैंने कहा देखो तुम्हारे आईजी ने हाई कोर्ट में कहा है कि इन औरतों को हमने रहा कर दिया है और तुम जो है वो इनको पता नहीं कहां ले जा रहे हो। तो उसने मुझे कहा तू कौन होना है, मामा लगना है, और उसने मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। तो उसके बाद और भी जो लोग हैं वो वहां पे थे। मैंने दोबारा फिर उससे मैंने उसके साथ ज्यादा बात नहीं की। एक बच्ची थी छोटी सी 12 साल की, वो आके उसने मुझे पकड़ लिया और उसने कहा अंकल ये मुझे हमें पता नहीं कहां ले जाना चाह रहे, मैंने इनके साथ नहीं जाना। तो मैंने उनको कहा पुलिस वालों को कि आपको गार्डियन चाहिए ना, तो मैं इसका गार्डियन बन जाता हूं, मुझे पता है ये खुशदार की बच्ची है, मैं इसको इसके घर पहुंचा दूंगा, आप इसको तो छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा कैदी जो है उसको फरार कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यार आपने कोर्ट में कहा है कि ये सब औरतें और बच्चे हमने रहा कर दिए, यहां आप कह रहे हैं मैं कैदी फरार करा रहा हूं। मैं साइड पे हो गया, साइड से पे जाके मैंने फिर फवाद को फोन किया और मैंने कहा फवाद साहब ये इधर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इनको रहा कर दिया, इनको तो छोड़ नहीं रहे। उन्होंने कहा अच्छा मैं फिर देखता हूँ। फिर वही पुलिस अफसर फिर में वो आ गया कि ये पता नहीं किसको फोन कर रहा है, उसने फिर मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी। तो ये सिलसिला रात 12 साढ़े 12 बजे तक चलता रहा। आज फिर हाई कोर्ट में मुझे बुलाया उनके वकील ने, मैंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये सारी बात बताई, आईजी साहब भी वहां में मौजूद थे। आईजी साहब ने कहा अच्छा आपके साथ बदतमीजी हो गई है, मैं आपसे माफी मांगता हूं। उन्होंने सॉरी कर ली। लेकिन देखें वहां पे आज एक खातून वकील जो है उसने चीफ जस्टिस साहब से एक सवाल पूछा है और उसका चीफ जस्टिस साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। खातून वकील जो थी उसने चीफ जस्टिस साहब से पूछा कि क्या आपने बलोच औरतों और बच्चों को यहां से डिपोर्ट करके जबरदस्ती गाड़ियों में डाल के उनको जो वापस भेजा, आपने उनको ये पैगाम कि बलोचिस्तान कोई अलहदा मुल्क है और इस्लामाबाद कोई अलहदा मुल्क है, और अगर आपने कभी इस्लामाबाद आना है तो आपने वीजा लेके आना है, आईजी इस्लामाबाद से पूछ के आना है, वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। बताएं आप हमें कि क्या ये इस्लामाबाद पुलिस जो है ये बलोचिस्तान को कोई अलहदा मुल्क समझती है? तो चीफ जस्टिस साहब जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद पुलिस ने जो रवैया इख्तियार किया है उस रवैये से उन्होंने जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, अलहदगी पसंद हैं, उनके नैरेटिव को मजबूत किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, इसलिए बता। वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड तेजी के बाद रवां हफ्ते हमने देखा कि मार्केट में मंदी नजर आई। 6.6% केसी 100 इंडेक्स में गिरावट नजर आई है। पिछले हफ्ते मार्केट ने जो पीक टच किया था वो 67,093 का था, जबकि आज मार्केट की क्लोजिंग 61,705 पॉइंट पे हुई है, यानी कि मार्केट में इस हफ्ते 6.6% की गिरावट नजर आई है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी अब $7 बिलियन से कम हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।